हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे बंधु लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएनएस की सेक्शन 111 के पीछे में बात करेंगे। जैसा आप सभी लोगों को हो सकता है मालूम हो कि जो बीएनएस का सेक्शन 111 है वो संगठित अपराध से जुड़ी हुई धारा है। जी हाँ, संगठित अपराध से जुड़ी हुई धारा है। इस बीएनएस के सेक्शन 111 में कुल मिला के 7 यानी 7 उपधाराएं हैं। तो पूरी A to Z जानकारी देंगे कि इस नए कानून में क्या प्रावधान है, क्या इसमें सजा का प्रावधान है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक जो दोस्तों तक शेयर भी करिए। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, यानी LLB करने वाले छात्र हों या वकालत की जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि लॉ की यानी कानून की जानकारी होना सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप वकालत के पेशे में तभी सक्सेस हो सकते हैं जब आपको अच्छा खासा कानून का ज्ञान हो, यानी लीगल इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छी खासी हो, तभी आप लॉ के फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, तो आइए A to Z जानकारी देने का काम करते हैं सेक्शन बीएनएस की सेक्शन 111 के विषय में। तो बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 की जो पहली उपधारा है उसमें क्या प्रावधान है। दोस्तों, पहली उपधारा में प्रावधान यह है कि यह संगठित अपराध की परिभाषा को डिक्लेयर करता है। संगठित अपराध क्या है उसके बारे में बीएनएस की धारा 111 की उपधारा 1 प्रावधान करती है। यानी पूरी तरीके से संगठित अपराध की परिभाषा बताई जाती है उपधारा 1 में। और इसमें यह भी बताया जाता है किस तरीके से लोग जो है संगठित होकर, यानी कोई समूह मिलकर जो है किसी गैर कानूनी कार्य को जो है एक राय होकर अंजाम देते हैं, यानी भ्रष्टाचार करते हैं, धमकी देते हैं, संगठित अपराध करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, या संगठित होकर किसी गरीब की, किसी असहाय व्यक्ति की जमीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में परिभाषा देने का काम बीएनएस की धारा 111 की जो प्रथम उपधारा है यानी पहली उपधारा है उसमें प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बीएनएस का सेक्शन 111 की जो दूसरी उपधारा है उसमें क्या प्रावधान किया गया है उसके बारे में भी जान लेती है। दोस्तों, यह उपधारा जो दूसरी उपधारा है बीएनएस की 111 की जो दूसरी उपधारा है वो यह प्रावधान करती है कि जब कोई समुदाय मिलकर, यानी कुछ आपराधिक समूह मिलकर संगठित होकर किसी कानून के खिलाफ जो है कार्य करने के लिए योजना बनाते हैं, प्रयास करते हैं, कई सारे लोग मिलकर प्रयास करते हैं कि कैसे इस गैर कानूनी काम को अंजाम दिया जाए। तो उसके परिणाम स्वरूप अगर किसी सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाती है या मृत्यु नहीं होती है तो उसके विषय में सजा देने का प्रावधान बीएनएस की धारा 111 की जो दूसरी उपधारा है इसमें किया गया है। तो इस चीज़ का आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, मैं पूरी 7 जो उपधारा है 111 बीएनएस की A to Z जानकारी देने का काम करूंगा। वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करिए और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको इस कानून की महत्वपूर्ण जानकारी हो पाएगी। दोस्तों, बीएनएस की धारा 111 की जो तीसरी उपधारा है उसमें क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, इसमें जो बीएनएस की धारा 111 है उसकी जो तीसरी उपधारा है उसमें प्रावधान यह है कि यह कोई भी ऐसे व्यक्ति, जी हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपराध में सीधे सीधे शामिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसकी योजना बनाने में, उसकी साजिश करने में उसका पूरा योगदान रहता है, यानी इनडायरेक्टली तरीके से उस अपराध में वो शामिल होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है सजा देने का प्रावधान बीएनएस का सेक्शन 111 की तीसरी उपधारा करती है। दोस्तों, अब कितनी सजा दी जाएगी इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा आपको सीरियल बाय सीरियल। दोस्तों, बीएनएस का सेक्शन जो हमारा 111 है उसकी जो चौथी उपधारा है उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसमें प्रावधान ये है, जैसे मान लिया कोई गिरोह हो गया, कोई संगठन हो गया, कोई जैसे आप सभी लोग आजकल देखते हैं ISI संगठन, जो लश्कर तैयबा है, ये बहुत सारे आतंकवादी संगठन है, ठीक है। इनका क्या काम होता है, समाज में अराजकता फैलाना, नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाना, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी संगठन है, ठीक है, उसमें आप शामिल हैं, ठीक, अगर आप शामिल हैं और वो संगठन के द्वारा कहीं भी अपराध किया जाता है और आप उस संगठन के सदस्य हैं, लेकिन उस दिन मौके पे जो है अपराध के वक्त आप उस जगह पे उपस्थित नहीं थे, आप कहीं बाहर चले गए थे, ठीक, लेकिन इसके बावजूद बीएनएस की सेक्शन जो 111 है उसकी जो चौथी उपधारा है उसके तहत आपको दंडित किया जाएगा। क्यों दंडित किया जाएगा? क्योंकि आप उस संगठन के सदस्य हैं, इसलिए आपको दंडित किया जाएगा, भले ही आप जो है अपराध में शामिल ना रहे हों, इनडायरेक्टली तरीके से या डायरेक्टली तरीके से आप ना शामिल रहे हों, लेकिन आप उसके संगठन के सदस्य हैं। इसलिए बीएनएस की सेक्शन 111 की जो चौथी उपधारा प्रावधान करती है कि आपको सजा इसमें दी जाएगी, आपको दोषी पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पूरी A to Z जानकारी आपको और आगे दे रहा हूं। तो अगली महत्वपूर्ण धारा है बीएनएस की धारा 111 का जो 5वीं उपधारा है उसमें क्या प्रावधान है। दोस्तों, पूरी जानकारी जो दे रहा हूं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का जो धारा जो सेक्शन है 111 उसमें 7 महत्वपूर्ण उपधाराएं हैं, यानी धारा के बाद उपधारा होती है। तो यहाँ पे 111 की जो 5वीं उपधारा है उसमें क्या प्रावधान है, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे मान लिया कोई भी अपराधी है, ठीक है, अपराध करके वो कहीं भाग रहा है, कहीं पुलिस से बचने के लिए भाग रहा है,
अगर आप जो है उसको शरण देते हैं, छिपाते हैं, यानी कानूनी काम में आप बाधा पहुंचाते हैं, उसको शरण देते हैं, अपने घर में छिपा लेते हैं, जबकि वो जघन्य अपराध करके आ रहा है, लेकिन आप उसको छिपाते हैं, आश्रय देते हैं, तो यहाँ पे बीएनएस की सेक्शन 111 का जो 5वीं उपधारा है प्रावधान करती है कि जो आश्रय दाता है, छिपाता है उस अपराधी को, उसको भी सजा दी जाएगी इस बीएनएस की सेक्शन 111 की उपधारा 5 के तहत। तो ठीक है, इसका आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक नोटबुक बना के आप इसको लिखते जाइएगा दोस्तों, जिससे कि आपको लॉ के फील्ड में परेशानी ना हो। वकालत के पेशे में जब आप आएंगे या आप वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी आगे काम आने वाली है दोस्तों। आइए आगे उपधाराओं की जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। बीएनएस की धारा 111 की जो 6वीं उपधारा है उसमें क्या प्रावधान किया गया है उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। उस 6वीं जो उपधारा है बीएनएस की 111 की, वो यह प्रावधान करती, यदि कोई व्यक्ति, जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराधी या संगठित गिरोह का सदस्य है और उसके पास जो उस अपराध को यानी संगठित अपराध करने के पश्चात जो भी संपत्ति आई है, ठीक है, अगर वो संपत्ति अपने पास रखता है, गाड़ी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बंगला हो गया, या कोई अचल या चल संपत्ति उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है और उसका वो हिसाब किताब नहीं दे पाता है, तो उसको भी इस सेक्शन के तहत दोषी माना जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। किसके तहत? बीएनएस की धारा 111 की जो 6वीं उपधारा है उसमें उसको दोषी माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि संगठित अपराधों के परिणाम स्वरूप अगर आपने जो है अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, अर्जित की है, धन संपदा आपने इकट्ठा किया है, तो आपको इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है इस उपधारा यानी 6वीं उपधारा में, बीएनएस के सेक्शन 111 की जो 6वीं उपधारा उसमें। दोस्तों बीएनएस की धारा 111, जी हाँ, बीएनएस का सेक्शन 111 के जो 7वीं उपधारा है वो क्या प्रावधान करती है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो 7वीं उपधारा है बीएनएस का सेक्शन 111 की, वो प्रावधान यह करती है, जैसे मान लिया आपके पास चल अचल संपत्ति है, ठीक है, आप उसका हिसाब किताब नहीं दे पाते कि आपने इस चल अचल संपत्ति को कहाँ से बनाई है, आपके पास आय का स्रोत क्या है, आप किस तरीके से इसको जो है तैयार किया। जैसे मान लिया कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसके पास करोड़ों की गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो है सरकार के निशाने पे, कानून के रडार पे आ जाएगा और उससे कानून ये पूछ सकता है या आयकर विभाग ये पूछ सकता है कि भाई आपने ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की है। अगर आप जो है इन सब चीज़ों को उत्तर नहीं दे पाते हैं कि संपत्ति आपने अचल हो चाहे चल संपत्ति, गाड़ी, बंगला या कोई भी संपत्ति हो, आपने कहाँ और किस तरीके से बनाई है, अगर आप इसका वैध जो है स्रोत यानी जो लीगल स्रोत है वो आप नहीं बता पाते हैं, तो बीएनएस की सेक्शन 111 की जो 7वीं उपधारा है यह प्रावधान करती है कि आपको दोषी माना जाएगा और इस उपधारा के तहत आपको दंडित करने का काम किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो 7वां उपधाराएं हैं बीएनएस की सेक्शन 111 के उसके प्रावधान बताए। अब इसमें क्या जो है सजा का प्रावधान है, तो प्रत्येक उपधाराओं की मैं सजा के प्रावधान बताने वाला हूं, आप सभी लोग कागज पेन लेके नोट करते जाइए। दोस्तों बीएनएस का सेक्शन 111 की जो पहली उपधारा है उसमें संगठित अपराध की परिभाषा दी गई है, उसमें सजा का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो बीएनएस की धारा 111 की उपधारा 2 यानी दूसरी उपधारा अगर लगती है आपके ऊपर, यानी आप दोषी पाए जाते हैं, दोष आपके ऊपर सिद्ध होता है और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपको आजीवन जेल की सज़ा होगी, आजीवन कारावास दिया जाएगा। और अगर उस घटना के उपरांत किसी की मृत्यु कारित नहीं होती है, केवल दुर्घटना में जो है चोट वोट लग जाती है, तो यहाँ पर आपको जो है 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है, या आपको 5 साल की सज़ा होगी या 5 लाख का जुर्माना दिया जाएगा आपके ऊपर, या दोनों चीज़ की सज़ा आपको मिल सकती है बीएनएस की धारा 111 की जो दूसरी उपधारा है इसके तहत। दोस्तों आपके मन में यह भी प्रश्न चल रहा होगा कि अगर बीएनएस की सेक्शन 111 की कोई भी उपधारा आपके ऊपर लगती है तो क्या ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, जमानती है, अजमानती है, तो उसकी भी जानकारी देने का काम करूंगा, आप लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें। दोस्तों बीएनएस की धारा 111 की जो तीसरी उपधारा है और बीएनएस की धारा 111 की जो चौथी उपधारा है और जो 5वीं उपधारा है, अगर तीसरी, चौथी, 5वीं उपधारा किसी के ऊपर लगती है, किसी के ऊपर आरोप सिद्ध पाए जाते हैं, दोषी पाया जाता है, तो उसको जो है 5 वर्ष तक की सजा या जो है आजीवन सजा दी जा सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बीएनएस की धारा 111 की जो उपधारा तीसरी है, उपधारा चौथी है, उपधारा 5वीं है, अगर ये तीनों उपधाराओं में दोषी पाया जाता तो 5 साल की सजा और आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, यानी सजा का प्रावधान किया गया है।
बीएनएस की धारा 111 की जो 6वीं उपधारा है, अगर उसमें आप दोषी पाए जाते हैं तो कितनी सजा होगी? तो दोस्तों वहां पे अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उपधारा 6 के तहत दोषी पाए गए हैं तो आपको 3 वर्ष की जेल और 2 लाख रुपया जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखिए। दोस्तों अगर बीएनएस की धारा 111 की जो 7वीं उपधारा है उसमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वहां पे क्या सजा होगी? तो दोस्तों उसमें सजा बिल्कुल स्पष्ट है कि 3 वर्ष की आपको जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, या 3 वर्ष की जेल हो जाएगी या 1 लाख रुपया जुर्माना, या दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर न्यायालय सम्मानित अदालत चाहे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो अवैध तरीके से आपने प्राप्त की है, आप स्रोत नहीं बता पाए हैं, लीगल स्रोत नहीं बता पाए हैं अपनी चलाचल संपत्ति को, तो उसको प्रॉपर्टी को अदालत सीज भी कर सकती है, यानी जब्त करने का काम भी कर सकती है। दोस्तों ये अदालत के विवेक पर डिपेंड करेगा। दोस्तों वीडियो मेरा पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट समय समय पर मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं ये सारी जो उपधाराएं हैं बीएनएस की धारा 111 की जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं उपधाराएं हैं, अगर इसमें कोई व्यक्ति मान लिया दोषी पाया जाता है, अरेस्ट होता है, तो क्या उसको जो है जमानत आसानी से मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। ये संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, इसमें जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और अधिकतर केसों में जमानत जो है नहीं मिल पाती है। ये अजमानती अपराध है, नॉन बेलेबल अपराध है दोस्तों। तो इसका आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें। कुछ कंडीशन में अदालत के विवेक पर छोड़ा जा सकता है कि अदालत अगर चाहे अपराध की गंभीरता के अनुसार तो जमानत वो दे सकती है, लेकिन अधिकांश मैटर में जो है जमानत नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करते हैं दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी एक नए महत्वपूर्ण सेक्शन में, किसी महत्वपूर्ण नए वीडियो में। तो तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। सभी लोगों से जय हिंद, जय भारत।